नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरु जी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, एक तरीके से ये आपके एक मॉडल पेपर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, या पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो टोटल 100 क्वेश्चंस का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं मैथ के, ठीक है, और बाकी 25-25 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के। 25 होते हैं आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, आपके मैथ के ही 50 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको 50 जो ये 25 और 25 केमिस्ट्री के जो रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसकी वीडियो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी हम ये आपको वीडियो बना कर डालें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे एक मेन चीज जो है, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। यानी क्या कॉन्सेप्ट, तरीका क्या है इस क्वेश्चन को लगाने का, उसमें रूल्स क्या लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने तरीका समझ लिया, रूल्स समझ लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये क्वेश्चन भले ना आए, देखिए लक बाई चांस है कि हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के उसमें दे दे, लेकिन अगर ये ना भी आए, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पहला प्रश्न में पढ़ता हूँ। कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है वृत्त का, और कह रहा है कोण बीओपी। अब ये बीओपी है क्या, तो देखिए बी और ये ओ है और ये पी है, यानी ये वाला जो कोण है, देखिए 130 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू 130 दी गई है। कह रहा है कि x डिग्री का मान है। अब x कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिएगा तो कोण जो आपको बी ओ पी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 130 डिग्री दिया गया है। हमें से कह रहा है कि कोण बी ए क्यू क्या दे रहा है, बी ए क्यू, इसका मान दे रहा है x डिग्री। हमें ये पता होना चाहिए भाई साहब कि जो ये देखिए लाइन है ना केंद्र वाली, ये व्यास है ना, एक तरीके से क्या है, इसका व्यास है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो सीधी लकीर खींची हुई है यहाँ पर, ये मैं ऐसे वृत्त बना देता हूँ, यहाँ पर ये सीधी लकीर भी खींच देता हूँ। ये पूरा कितने का डिग्री कोण बनता है आपको पता होना चाहिए, 180 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है। वहीं से एक लाइन ऐसे खींची हुई है, ये कह रहे हैं भाई साहब 130 है, तो जो पूरा 180 है, ये 130 है, तो ये कितना होगा भाई साहब, ये वाला कोण पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये पूरा 130 था और ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, यानी कोण अगर मैं बात करूं इसकी, कोण बी ओ क्यू की बात करूं, तो ये 180 में से घटा देंगे ना हम, कितना घटा देंगे आपका, ये वाला बी ओ पी घटा देंगे, यानी कोण बी ओ पी घटा देंगे, तो क्या आएगा, 180 में से 150 सॉरी 130 है ना, ये 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया कि इस कोण का मान पता कर लिया, कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। एक रूल जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या लगेगा कि आप नियम लिख लीजिए, अगर आपने पेन पेपर लिखा हुआ है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। किसी जीवा द्वारा, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, उसी जीवा द्वारा, ध्यान रखिएगा, उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी जो सेंटर में जो कोण बनेगा वो, अगर कोई देखिए परिधि है ना, ये परिधि, इसको क्या बोलते हैं हम, परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब चारों ओर जो किया गया है, ये परिधि पे एक कोण बन रहा है x डिग्री का, और सेंटर पे कोण बन रहा है क्या, 50 डिग्री का। अब आप कहेंगे जीवा क्या है, तो जीवा देखिए यहाँ पे मैं बी और क्यू को अगर मिला देता हूँ, ये देखिए ये क्या बन गई, जीवा हो गई। यानी परिधि के कहीं 2 पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो वो जीवा कहलाती है। यही जीवा क्या कर रही है यहाँ पर, देखिए ये एक कोण बना रही है, ये सेंटर पे एक कोण बना रही है यहाँ पर, और यही जीवा परिधि पे एक कोण बना रही है यहाँ पर, ठीक है।
यानी कि बेस सेम है दोनों का। देखिए बी क्यू ही यहाँ पर कोण बना रहा है और बी क्यू यहाँ पे भी कोण बना रहा है। तो जो सेंटर पे होगा, अभी किसी पॉलिटिकल बंदे से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा, यहाँ सेंटर है, सेंटर में तो मोदी जी हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी हैं तो यानी परिधि पे यानी कोई नेता विधायक मंत्री हैं, तो भाई सेंटर में मोदी जी पीएम है और नेता विधायक से क्या होंगे, डबल ट्रिपल जो भी होंगे, लेकिन यहाँ डबल मान लेते हैं, डबल होंगे ही होंगे। भैया ये यहाँ पर क्या है, डबल होगा, सेंटर वाला डबल होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2x जो होगा वो बराबर कितना होगा, 50 के। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 25 आ गई। काटिएगा ना इसको तो कितनी आएगी, यहाँ पर 25 आएगी। यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली। आंसर क्या होगा, C होगा। तो यानी C पे टिक मारिएगा और फटाफट एक नंबर लीजिएगा, जितने भी नंबर का हो हालांकि, ठीक है। तो फटाफट आप अपना नंबर लीजिए और आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ समझाने के माध्यम से बताया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ना इसमें, ये वाला यूज किया गया। भैया अगर आप मान लीजिए कोई जीवा है, यहाँ पर ये जीवा है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये जीवा यहाँ सेंटर पॉइंट पे एक कोण बना रही है, ठीक है, और यही जीवा फिर क्या करती है, यहाँ कहीं कोण बना देती है, ये वाला, ये कहीं भी कोण बनाए, ये जीवा परिधि पर कहीं भी कोण बना दे ये बेचारा, ठीक है। ये बोला जा रहा है भाई साहब तुम कहीं भी कोण बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, जो सेंटर पे कोण बनेगा ये क्या रहेगा, 2x रहेगा। अगर ये x है तो ये 2x रहेगा, ये y है तो ये 2y रहेगा, ये z है तो ये 2z रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो कोण रहेंगे सब में क्या रहेंगे, लगभग लगभग बराबर रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ये जो कोण रहेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है साइन 15 डिग्री का मान बताइए। देखिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री या टेन 15 डिग्री का मान मैं रटा के रखता हूँ कि भाई उसको रट के रखिए, वो कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ये सेम यही किया गया, यहाँ पूछ लिया गया, यही मान होता है इसका, टिक मार दीजिएगा। आप कहेंगे हमें नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान निकालेंगे हम। साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकाला जाएगा, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 में से अगर मैं 30 घटा दूँ तो 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस 15 को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, साइन लिख देते हैं 45 और लिख दिया साइन 30, बोला बस अब इतना, इससे क्या होता है, ये आगे सब इतना तो आ ही गया, और इसी को लग करके आंसर ले आएंगे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। भैया कभी कभी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए और आगे बढ़िए कि फॉर्मूले और भी हैं हमारे जीवन में। तो अगर यहाँ देखेंगे तो साइन a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है जो कहता है कि साइन a इंटू कॉस बी होगा माइनस कॉस a इंटू साइन बी होगा, ठीक है। अब चलिए भाई साहब इन पे लगाइए फॉर्मूला। तो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 30 है, तो साइन a मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। लगाइए भैया, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, गुणे में 30 का मान होता है √3/2 माइनस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और गुणे में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान क्या होता है साइन 30 का 1/2। फटाफट सॉल्व कर लीजिए तो आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों के सेम है तो यहाँ पर जो इसका लासा लेंगे आपका 2√2 ही आएगा, और ये √3 माइनस √1 ऐसे उतार लीजिए, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको नहीं आता ये वाला भी आप जो है लगा सकते हैं। दूसरा एक ये भी है कि भाई साइन मान लीजिए बच्चे कहेंगे नहीं 60 और 45 को घटाएंगे तब भी आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई इसमें गलत बात नहीं है यहाँ पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न हमारा यहीं पर है 3 नंबर, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना ज़्यादा नहीं तो छूट जाएगा ये ना। एक समबाहु त्रिभुज, अच्छा किसी चीज़ का नाम लिया करो, मैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में ध्यान दिया करिए। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई राजा हरिश्चंद्र, तो क्या निकल के आता है दिमाग में, एक बार सत्यवादी रहे होंगे इसलिए राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, समबाहु त्रिभुज का एक क्वालिटी होती है कि भाई साहब इसकी समबाहु, सम मतलब बाहु, बाहु मतलब भुजा होती है, इसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं और इसके सारे कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री और इसके भी 60 डिग्री होता है।
हालांकि इससे कोई अभी लेना देना हमारा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ जाननी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई साहब, 4√3। यही तो दिया है, ये क्षेत्रफल हो गया, और ये दिया है कितना, 4√3 दिया है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम √3 से √3 कैंसिल कर दे रहे हैं, और भुजा का जो स्क्वायर है ये क्या आ जाएगा, 4 × 4 आ जाएगा। तो नहीं भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 4 चौक 16, यानी भुजा √4 कर दो यार, सीधे सीधे 4 × 4 कर दो। भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 1 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 आ गया, यानी ये 4 है तो ये भी 4 है तो ये भी 4 है। अब पूछ रहा है उसका परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, यानी डोरी उठाओ यहाँ से और ये इसको बांधना शुरू करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है। सूत्र अगर उसका बात करेंगे ना, तो परिमाप जो होता है उसका वो क्या होता है, 3 गुणे भुजा होती है। 3 गुणे क्या हो जाएगी आपका, 4 हो जाएगा। अब परिमाप क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका जो 12 सेंटीमीटर है यही आपको क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ये जो 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखा गया है यही आपका आंसर। इसी पर टिक मारिएगा, उत्तर लीजिए, आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, मतलब उत्तर का नंबर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। ये तो 5 नंबर पहुँच गए, ये पहले भी हैं भाई साहब हमारे प्रश्न 3 नंबर पे हैं। हाँ, तो 2 व्यंजकों का मासा दिया है P+3, 2 व्यंजक हैं उनका एक का मासा दिया है, ये मासा लिख लीजिए फटाफट। कितना दिया गया है, P+3 दिया गया है। चलो, लासा भी दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक। लासा मासा का भी मतलब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आएगा P³ - 9P² - P + 105। अब आपका एक व्यंजक क्या है, पहला व्यंजक, एक जो व्यंजक है वो दिया गया है कितना, P² - 4P - 21, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यंजक हमें पता नहीं है, दूसरा व्यंजक हमें नहीं पता है, तो ये मान लेते हैं हम यम होगा, MBC कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। बस इसमें ना आए रे, P ना मान लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। P' मान सकते हो। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई साहब इसमें आपको, कि जो पहला व्यंजक है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, इनका जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है, ठीक है। पता था तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट इसी में रखिए वैल्यू को। आप क्या रखेंगे, तो पहला व्यंजक जो आपका निकल के आता है वो P² - 4P - 21 हो गया, और गुणे में यम लिख दिया हमने। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लासा की वैल्यू क्या है, लासा की वैल्यू है भाई साहब P³ है माइनस 9P² है माइनस P है प्लस 105 है, और मासा की वैल्यू क्या है, P+3 है। कोई बात नहीं, m की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ पर, P³ - 9P² - P + 105, ये भैया यहाँ हो गया, और यहाँ P+3 हो गया। ये बटे में कितना हो जाएगा, P² - 4P - 21। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो P² - 4P - 21 से गुणनखंड बना सकते हैं। गुणनखंड बनाने का सिंपल विधि ये है कि इसे यहाँ माइनस है तो घटाने पे 4 आना चाहिए, और गुणा करने पे 21 आए। तो हम जानते हैं 7 3 कितना होता है, 21 होता है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होता है, 4 होता है। यानी इस 4 को हम 7 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको, P² - 7 - 3P - 21, गुणनखंड ही बता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है। अब P² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 7P, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 3P - 21। इस P में P कॉमन है तो P - 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस, सॉरी ये वाला गलत हो गया, यहाँ पर हटा करके क्या लिखते हैं हम, +3 कॉमन ले लेते हैं तो P - 7 हो गया। P - 7 दोनों में कॉमन है, P+3 हो गया। यानी जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, P - 7 गुणे P+3, ये लिख सकता हूँ ना। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह मिल जाएगी मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पर इसको हटाता हूँ। और ये गुणनखंड जो है थोड़ा आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्टली लगाने आनी चाहिए, इससे आपका थोड़ा टाइम बचेगा कंपटीशन में। ठीक है, एकेडमिक्स में कोई दिक्कत नहीं, एकेडमिक्स में आपको टाइम मिल जाता है उतना, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है ना कि अगर टाइम से हम काफ़ी क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। चलिए, तो मैं लिख सकता हूँ m की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, p का क्यूब है माइनस 9p² है माइनस p है प्लस 105 है, और यहाँ पर एक वैल्यू लिखी गई है p+3। नीचे हमने इसका गुणनखंड कर लिया है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p-7 और p+3। इस p+3 से p+3 को खत्म कर दिया हमने। m की वैल्यू, m क्या है आपका दूसरा व्यंजक m है, m की वैल्यू ही आपको निकालनी है। ये p³ हो गया माइनस 9p² माइनस p प्लस 105 बटे p-7। देखिए, इसका एक गुणनखंड अगर आप करेंगे ना तो दूसरा भी गुणनखंड निकालने की विधि है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं, अभी मैं वो थोड़ा लॉन्ग कट नहीं बताता, शॉर्टकट बताता हूँ। इसको सीधे सीधे भाग दे दीजिए इसको, तो p-7 से आप किसको भाग दे दीजिए, p³ माइनस 9p² माइनस p प्लस 105 को भाग दे दीजिए आप। तो पहले ही आपको काटने, जब इसको भाग देने की विधि बता दे रहा हूँ मैं, आपको पहली वैल्यू को काटना है। यहाँ कितना है, यहाँ प्लस है, तो प्लस में p² बार लेके चले जाइए, तो p की क्यूब पड़ जाएगा ना। अब p² से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, p³ माइनस 7p²। चलिए, यहाँ माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा ना, और ये वैल्यू पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में 9 में 7 घट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2p² आ जाएगा। और वैल्यू मार्क किसका आएगा, माइनस का, माइनस p प्लस 105 आ गया यहाँ पर। अब माइनस 2p² करना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ माइनस तो पहले दीजिए, तो यहाँ माइनस से गुणा होगा, 2p² चाहिए आपको तो 2p से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, इसको गुणा करिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2p² आ जाएगा। हमें पहले वाले को काटना है, बाकी चीज़ों को जैसे आ रही है वैसे लिख के चले जाइए। और माइनस ये है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 दूनी 14p हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये वैल्यू दोनों कट जाएगी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 14 और 1 15p, चिन्ह किसका होगा, माइनस का, प्लस 105। ठीक है, चलिए, अब यहाँ माइनस है तो फिर से माइनस कितनी बार ले जाएंगे हम, 15 बार ले जाएंगे। चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 15p हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 सब 105 होता है ना। चलिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। आपका क्या क्वोशंट कितना आ गया, p², यानी कि जो वैल्यू आई है आपकी कितनी आई है, p² माइनस 2p माइनस 15, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए कहीं पर ये आंसर आ रहा है p² माइनस 2p माइनस 15, पहला ही वाला आ रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा ये था, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक क्या करेगा, आपको वैल्यू चेंज कर देगा। तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया ये कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1/3 आ गया है। चलिए, 1/3 क्या है, x² है माइनस 2x है माइनस 9 है। कोई बात नहीं, जब इस तरह की क्वेश्चन आए तो पहली चीज़ तो या तो 1/3 कॉमन ले लो आप, कॉमन लोगे तो इसमें तो 3 है नहीं, तो यहाँ 3 से गुणा और 3 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से गुणा 3 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 3 कॉमन होगा। नहीं भी आता इस तरीके से तो कोई बात नहीं, हमने आपको क्या बताया है, लासा मासा तो बताया ही है। ठीक है, कोई नहीं, आप फटाफट क्या करिए, 1/3 है, x² है माइनस 2x है माइनस 9 है, यहाँ बटा 1 कर दो, बटा 1 कर दो, फटाफट फटाफट क्या ले लो, यहाँ बटे 3 कर दो, यानी सबको बटे में 3 कर दो आप। यहाँ क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा माइनस, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस 3 और 9 त्रिक 27। अब 1/3 को आप बाहर रखो, इन सबको आप गुणनखंड कर लो, x² माइनस 6x माइनस 27। अब ये कह रहा है कि घटाने पे कितना आना चाहिए आपका, 6 आना चाहिए,
और गुणा करने में 27 आए, 9 त्रिक 27, यानी 9 त्रिक 27 होता है, और 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी ये गुणनखंड बन सकता है 9 और 3 में 6 को। ठीक है, चलिए लगाते हैं फटाक से, 1/3 कर देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कर देते हैं माइनस, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम, 9x कर दें इसको सीधे सीधे, और प्लस क्या कर दें यहाँ पर, और सॉरी 9x और प्लस 3x कर दें इसको ना। ठीक है, और माइनस 27 कर देते हैं। चलो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्टली किया है, 9x प्लस है माइनस है, जब घटाओगे इनको तो फिर से कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा ना। इससे मैंने गुणनखंड आपको बता रखा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एक्स कॉमन लेंगे इसमें तो x माइनस 9 आएगा, तो मसला ब्रैकेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आएगा, इसलिए मसला ब्रैकेट कर देता हूँ, 1/3 हो गया यहाँ पर। चलिए x माइनस कितना हो गया यहाँ पर, 9 हो गया, और दोनों में कॉमन x माइनस 9 तो x प्लस 3 बचा। अब यहाँ पर गुणनखंड कितना आ गया, 1/3 x माइनस 9 x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये आंसर आ रहा है किसी में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो आंसर है 1/3, तो इस दोनों में 1/3 इसमें आ नहीं रहा, तो ये तो होंगे नहीं दोनों, 1/3 आ रहा है। चलिए ठीक है, 1/3 आ रहा है। x माइनस 9 है किसी में, x माइनस 9 ये रहा, x प्लस 3 है, x प्लस 3 ये रहा। देखिए यहाँ पर जस्ट क्रम चेंज हो गया है, जहाँ रखिए गुणे में क्या हो सकता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन, a गुणे b और b गुणे a लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, कुछ बच्चे बस यही गलती करके आ जाते हैं कि यार मेरा क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आ रहा है। तो गुणे में क्या होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/3 x प्लस 3 और x माइनस 9, ये आपका आंसर हो सकता है। ये भी आंसर गलत नहीं है, सही है। ठीक है, गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणा और जोड़, यानी अगर आप जोड़ कर रहे हैं, a प्लस बी लिख रहे हैं तो b प्लस ए भी तो होगा, ये भी वैल्यू क्या होगी, वही सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सारणी में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या ये रही, वजन ये दिया गया है, लड़कों की वजन की माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम संचयी बारंबारता टाइप निकालते हैं ना इसमें, तो बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकालेंगे। जैसे वजन दिया गया है, वजन लिखा गया है, और लड़कों की संख्या लिखा गया है। ठीक है, बटे यहाँ पे मैं CF ऑन कर देता हूँ, संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, बारंबारता इस तरीके से ये होता है कि भाई कितनी बार वो आए हैं। इससे यहाँ कह रहा है कि 2 लड़कों का वजन 31 kg है, 3 लड़कों का वजन 34 kg है, 4 का 35 kg है, 5 का 36 kg है, और 1 का 37 kg है। ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब वजन लिख लेते हैं। तो वजन दिखा रहा है 31, फिर 34, फिर 35, फिर क्या दिखा रहा है भाई साहब, 36, फिर 37। चलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका, 2 लड़कों का वजन दिखा रहा है ये फिर दिखा रहा है 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 1 का। यहाँ पर सीधे 2 लिखेंगे हम, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। टोटल बच्चों की बात करें तो हम 15 बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आ रही है हमारी, लड़कों की संख्या कितनी आ रही है, अगर इसकी बात मैं करूं तो आ रही है 15। ठीक है, अगर ये विषम है, यन क्या है आपका, विषम है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर होती है n+1/2, यानी 15 + 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 16/2, या कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8वां प्रेक्षण, 8वां मतलब जो 8वां बच्चा रहेगा। अब एक तरीके से मैं कहूँ तो 2 बच्चे तक तो वजन कितना 31 है, फिर 5 बच्चों तक का वजन कितना है 34 है, और यहाँ 9 बच्चों तक का, यानी इस 5 के बाद में 4, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, इन 4 बच्चों का जो वजन है, यानी 6वें 7वें 8वें 9वें का, इनका 35 kg है। कितना है 35 kg है। तो 8वें बच्चे का वजन कितना होगा अगर मैं बात करूं, क्योंकि 8 किसके आसपास है आपके 9 के। ठीक है, तो क्या होगा 35 kg होगा नहीं होगा। ठीक है, यानी इसकी माध्यिका क्या होगी 35 किग्रा होगी। ये आपका सही आंसर है। बाकी अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसकी हम क्लास लेंगे तो आपको उसमें समझा देंगे, बट इस तरीके से निकाला आता है क्योंकि हमें देख रहे हैं कि 8वां प्रेक्षण,
8वां प्रेक्षण या 8वां पद इसे कह सकते हैं। तो भाई 8वां कैसे निकालेंगे आप, दूसरा बच्चा तक तो 31 है, फिर तीसरा चौथा पांचवा, ये तीन तो इन्होंने लिख दिया कि तीसरा जो है लड़कों की, 3 लड़कों की संख्या आपको 34 है, बट तीसरे ये कौन सा बच्चा है, 3 4 5, इसमें 3 है, चौथा है, पांचवा बच्चा है, इसमें छठा है, सातवां है, 8वां है, 9वां है, ठीक है। इसमें क्या है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, इस तरीके से है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि 8वां कहाँ पर आएगा, 8वें बच्चे का वजन कितना होगा भाई साहब, 35 kg होगा नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका 35 kg होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यही आप करके इस तरीके से आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, एक लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या है और ऊंचाई का अनुपात 5:12 दिया गया है और आयतन 25-12 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। चलिए भैया, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, शंकु बना देता हूं मैं। शंकु आपने जो बर्थडे में कैप पहनते ना, वो शंकु ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसकी ये तो लंबाई हो, ऊंचाई होती है, और ये उसकी तिर्यक ऊंचाई यल मान लेते हैं कि ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो r मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, इसका त्रिज्या पहले लिखेंगे यानी r और ऊंचाई h बाद में लिखेंगे, तो इसको बटे में लिखेंगे। अनुपात मतलब क्या होता है, बटे में होता है, 5/12, कोई बात नहीं। चलो हम मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है r जो रहेगी वो 5x हो जाएगी, और ऊंचाई जो है h जो है वो क्या हो जाएगी, वो 12x हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि शंकु का आयतन, एक और क्या चीज दी गई है, शंकु का आयतन दिया गया है, कितना, ये दिया गया भाई साहब 25-12 सेंटीमीटर, 2512 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h बराबर 25/12, ठीक है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1/3 हो गया, गुणा करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 3.14 रख देंगे, ठीक है। या तो 22/7 भी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दो चीजें हैं, 22/7 कहाँ रखना है हमें, 3.14 कहाँ रखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ रखनी है और वो वैल्यू कहाँ रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो 25/12 है ये 3.14 से डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, इस वजह से मैंने 3.14 वैल्यू ली है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है भाई साहब, आर की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, और h की वैल्यू कितनी दी गई है 12x, बराबर कितना होएगा 2512। चलिए 1/3 गुणे, इसको 314 कर देता हूँ मैं, दशमलव हटाऊंगा तो इसके नीचे 1 लगाया और 2 0 बढ़ा दिया मैंने, 100 कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर होगा 25 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर लिख देंगे 12x बराबर 25/12। इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 3 12, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब बचा गया भाई साहब इसमें 314, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और x यहाँ पर है, घातांक का नियम पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ाओ जाके वीडियो देखिएगा। दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी x का क्यूब हो जाएगा 25/12, यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 25/12/314, ये पूरा 8 बार जाता है इसमें, ठीक है। मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने सवाल सॉल्व भी करवाया हुआ है, ठीक है, क्लास में। तो ये पूरा 8 बार जाएगा, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट मतलब इसमें क्यूब रूट आ जाएगी 8, तो यानी x की वैल्यू आ गई, ये क्या होता है 2 का क्यूब होता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जब x की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई साहब, 5 गुणे 2 बराबर 10 और 12 गुणे 2 बराबर 24, यानी ये वाली चीज जो थी, ये त्रिज्या थी, ये कितनी आ गई 10 आ गई, और ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। अब ये पूछ रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, यानी यल की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ध्यान से देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय बन रही है कि नहीं बन रही है,
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितनी है आपकी, एच की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कोई जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखा है तो इसको अभी नहीं छेड़ते हैं, इतनी चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप बहुत इसमें दिक्कत का सामना कर सकते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि तभी क्वेश्चन नहीं लगेगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना आ गया 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, एल की वैल्यू आ जाएगी 676 जिसकी वैल्यू होती है 26 की। ठीक है, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 26 कहीं है इसमें, जी बिल्कुल है, 3 नंबर आपका 26 है, ये सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सवाल के अंत तक जाना है, ध्यान रखिएगा क्या वो पूछ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे सवाल लगा करके खत्म कर देते हैं, ये आ गया बाद में 24 आ गया, यहाँ 24 देख रहे हैं 24 में शपथ मार दिया है ना। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में टीपीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये टी पी और टी डैश क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि कोण पी ओ ए 140 है, ठीक है, चलिए 140 यानी पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर कितना दिया गया है 140 डिग्री दिया गया है। तो ये कह रहा है भाई साहब कि कोण ए पी टी, ए है पी है और टी है, कोण ए पी और टी डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये भाई साहब जो है ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब ये इन्होंने ऐसे बना रखा है, देखिए पहली चीज तो मैं अभी स्पर्श रेखा को छोड़ ही देता हूं। ठीक है, ये 140 दिया हुआ है। ठीक है, ये 140 पीओए 140 दिया हुआ है। ये 140 अगर है तो ये रेखा, ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर होंगी कि नहीं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या कहीं भी खींच लो आप, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, सब क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। अभी इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये ध्यान रखिए दोनों भुजाएं अगर बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सम द्विबाहु। द्वि मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, तो दो भुजाओं में क्या होता है कि इनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं भैया। यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। हम जानते हैं पूरा कोण कितना है ये, अगर मैं कोण की बात करूं यहाँ ओ है, यहाँ पी है, यहाँ ए है, यानी कोण ओ है, कोण पी है, कोण ए है, ये बराबर भैया अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ये 180 होता ही होता है अंदर वाला पूरा मटेरियल। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये 140 है, ये भी x है तो ये भी x होंगे और 180 हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 140, 180 में से 140 घटा दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 40/2 आ गई यानी 20 डिग्री। यानी ये कितना आ जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। यानी ये वाला कोण कितना आ गया भैया आपका 20 डिग्री आ गया, तो ये भी कोण कितना होगा आपका 20 डिग्री होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या है, ये वाली जो ओपी है वो त्रिज्या है और उसी से स्पर्श करती हुई ये क्या जा रही है स्पर्श रेखा जा रही है। तो ये कितने का कोण बनाती है, पूरा कोण, ये पूरा कोण बनाती है 90 डिग्री का। यही आपका कॉन्सेप्ट है। कोई स्पर्श रेखा किसी त्रिज्या से कितने कोण बनाती है, स्पर्श करती हुई जाती है तो, और उससे किसी केंद्र से उस रेखा पर जो है लंब डाला जाए तो कितने कोण बनाती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अगर मैं बात करूं कोण ओ पी टी डैश की, ओ पी टी डैश की बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारे नियम के हिसाब से यही है कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, यही आपका एक मेन रूल है जो आपको याद रखना है। तो अगर ये 90 है और 90 में से ये चीज़ घटा दें 20 वाला तो क्या निकल के आएगा, यही तो निकल के आ जाएगा जो पूछ रहे हैं। तो चलिए तो क्या करेंगे हम कि भाई कोण ए पी टी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 90 में से हम क्या घटा देंगे 20 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा नहीं आ जाएगा।
उत्तर कहीं दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है, सी पे है, वहाँ दीजिए टिक फटाफट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा ना आपको सबको? चलिए, ये कह रहे हैं भाई साहब क्या, दिए गए चित्र में ए बी जो है डी सी के समांतर है। ठीक है, अब इसका आपको बताना है कि क्या है समलंब का क्षेत्रफल। देखिए समलंब का क्षेत्रफल जो है ना भुजाओं का योग बटे गुणे ऊंचाई होती है। 1/2 भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का जो योग होता है ना, वही आमने सामने की भुजाओं का योग। यानी कि अगर आप लिखेंगे सीधे सीधे 1/2 और यहाँ पर a प्लस बी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे h, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर इसको ये वाली वैल्यू देखी जाए तो ये कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है मेरे ख्याल से 1/2 इसी में है, इसमें इसमें है। यहाँ सब गुणे में है तो गुणे में नहीं रहता, ये भुजाओं का योग होता है यहाँ पर। तो ये वाला सही होगा, बी वाला। अच्छा मान लीजिए आपको याद नहीं है तो इसका डेरिवेशन भी होता है। अगर आपको चाहिए कि इसका डेरिवेशन भी आपको मिल जाए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो सेपरेट उसकी बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये पूछ रहे हैं साइन 1875 डिग्री का मान बताइए। पहले चीज़ तो इनको भाई 360 से गुणा कर लो, भाग कर लो, सॉरी 1875 का कर लो, भाग कर लो। क्यों भाग कर लो? क्योंकि आपने पता है कि पूरा 360 ये 90 तक होते हैं, ये साहब 180 तक होते हैं, 270 तक होते हैं, 360 तक होते हैं। 360 का मतलब यहाँ से घूमे यहीं फिर आ गए। ठीक है, तो यानी कितने चक्कर काटेंगे ये देख लो पहले आप। तो ये मेरे ख्याल से 3×6 = 18, 6 बार जाना चाहिए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3×6 = 18 जाना तो चाहिए। ज़्यादा हो जाए, 5 बार ले आते हैं इसको। ठीक है, 5×0 = 0, 5×6 = 30 के 0, हाथ लगे 3, 5×3 = 15, 3 18। कितना आ गया भाई साहब? 75 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि इसको साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन कितना 5×360। ठीक है, और प्लस 75 डिग्री यही तो लिख सकते हैं। तो n × 360 है, आपको पता है कि 360 में कोई मान बदलता है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 75 डिग्री। ठीक है, अभी साइन 75 डिग्री का आपको मान निकालना है तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 90 - 15 लिख सकता हूँ। 90 में मान बदल जाता है, ये हो जाएगा क्या, कॉस, सब चीज़ प्लस में रहती है, 90 के अंदर ही है ना 75 डिग्री, तो यही कहीं होगा 75 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री। मैंने कहा था साइन कॉस डिग्री का मान याद कर लीजिएगा, इसका मान होता है √3 + 1/2√2। ठीक है,
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, ठीक है। आपको हो सकता है आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन लगाने में थोड़ा आसानी भी हो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझा के बताएंगे, हालांकि इसको लगाने का तरीका बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, कह रहा है दो सरल रेखाओं, एक रेखा आपको दी गई है y माइनस अंडर रूट 3x बराबर 5, ये पहली रेखा है आपकी, और एक है रूट 3y माइनस x बराबर 7, ये आपकी दूसरी रेखा है। चलो, वो क्या रहा है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच का जो कोण है थीटा, हम किससे निकालते हैं, उसको थीटा से निकालते हैं, थीटा ये आपका निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं, हम इस पहली रेखा की प्रवणता ढलान निकाल लेते हैं, यानी m, ठीक है, m1 निकाल लेते हैं। तो m1 इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, m1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस x का गुणांक, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, बटे y का गुणांक, ये पता होना चाहिए आपको। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेम माइनस लगेगा ही रहेगा, x का गुणांक कितना है आपका, ये एक माइनस रूट 3 है, देखिए ये पूरा आपका माइनस के साथ में आएगा, माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। y का गुणांक कितना है आपका, यहाँ पर एक है ना, एक लिख देते हैं, तो यानी कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट, ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। सेम m2 की वैल्यू निकाल लीजिए, x का गुणांक कितना है इसका, माइनस में -1 है, ठीक है, बटे y का गुणांक कितना है, रूट 3 है। चलो, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक फॉर्मूले की, तो जो कोण निकाला जाता है तो tan थीटा से निकालते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगाया जाता है। अब tan थीटा का फार्मूला लगा दीजिए उठा करके, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी दिखाई गई है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट 3। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस में आता है आंसर, ठीक है, यानी लास्ट में जब हम निकालेंगे तो उसको प्लस कर लेंगे अगर वो माइनस में रहेगा तो, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, वो प्लस में ही उत्तर आएगा हमेशा आपका। 1 अपॉन रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 से कट जाएगा, यहाँ पर अगर ये क्या आ जाएगा, तलासा अगर आप लेते हैं तो 1 माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, अपॉन रूट 3 आ जाएगा, पूरे का बटे कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1, tan थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। tan थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी आएगी -2 अपॉन रूट 3 बटे, तो इसको बटे 1 कर लो, पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से गुणा होता है, तो कितना आ जाएगा, -2 बटे 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपकी -1 अपॉन रूट 3। मैंने कहा ये मॉडुलस में आती है, तो यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसको, तो फॉर्मूला ये है आपका, यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो tan थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी, वो रहेगी कितनी, 1 अपॉन रूट 3 रहेगी, और 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, सही है। दिमाग लगाइए, दिमाग को थोड़ा सा कसरत दीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के बता सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर इस तरह क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर tan 30, तो tan से tan को हम क्या करते हैं, कंपेरिजन जब करेंगे तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आती है। तो इस तरीके से सवालों को आपको सॉल्व करना है। थीटा यानी कि इनके बीच का जो कोण आएगा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ये आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब भाई साहब ये छोटा तो नहीं कोई क्वेश्चन उसमें से, एक सेकेंड, हमने ये क्वेश्चन जो लगाया था उसमें सरल रेखा वाला, ठीक है, अच्छी लग गया था ये वाला क्वेश्चन, लगाया था छूट ना गया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के, तो x का मान क्या होगा,
जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मिले, आप कुछ मत करिए, आप जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। कह रहा है कि x का क्या कह रहा है 45% लिख दीजिए यहाँ पर, चलिए, प्लस 90 का क्या कह रहा है ये 30% कह रहा है, फिर ये बराबर है कह रहा है कि इसके 210 के 30% के। ठीक है, कोई नहीं बात, आगे बढ़ते हैं। x का 45% मैंने निकालना बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 45 लिख देंगे, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 कर दीजिए, प्लस 90 है गुणे 30 का मतलब गुणा कर दिया हमने, परसेंटेज आने के लिए क्या कर दिया, बटे में 100 कर दिया, 210 हो गया भाई साहब यहाँ पर, गुणे 30 कर दिया हमने, बटे में 100 कर दिया। इसी को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, 100 यहाँ ज़्यादा हमें दिख रहा है ना, 100 को क्या कर लेते हैं, सब में 100 है, तो 1/100 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, 1/100 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 45x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 त्रिक 2700 बराबर 21 तिया 6300 बटे 100। ये 100 से हमने ये 100 को काट दिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये 100 इधर किस में आता, गुणे में जाता, 100 कट जाता वैसे भी। तो 45x की वैल्यू कितनी, प्लस 2700 बराबर कितना आ गया आपका 6300, यानी 45x की वैल्यू कितनी आ गई है 6300 बटे कितनी हो जाएगी ये, सॉरी बटे में नहीं है, माइनस होगा, -2700। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया है, यहाँ 45x रहेगा। ठीक है, यहाँ 45x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, घटाइए इसमें से, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगी, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 3600। चलिए, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600 बटे 45, तो 9 बचे 45 और 9 चौक 36, 400, 5 एकम 5, 5 6 40, 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 80। 80 आपको क्या होगा आंसर, यहाँ आंसर है सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बदलते हैं अपने, इससे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको कह रहा है कि यहाँ अंडर रूट में इन्होंने ले रखा है भाई साहब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल मिले आपको इनके संयुग्मी से गुणा कराना पड़ता है। ठीक है, जो हर है, हर का जो हर के जो युग्म से 1 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर प्लस साइन एक्स से गुणा करा दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और प्लस साइन एक्स से नीचे। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, अंदर ही गुणा कराएंगे, बाहर नहीं, यानी 1 प्लस साइन एक्स है यहाँ पर, ठीक है, बटे 1 माइनस साइन एक्स है यहाँ पर, इसमें गुणा करेंगे किससे 1 प्लस साइन एक्स से और 1 प्लस साइन एक्स से। ठीक है, चलिए, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, बटे में इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए, और आ रहा आपको, थोड़ा अच्छे से लिखें इसको, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर एक्स थीटा, जैसे कि एक्स भी देता हूँ, और कॉस स्क्वायर अगर एक्स है बराबर एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू दोनों सेम है, थीटा ले लूँ इसको चाहे इसको मैं फाई ले लूँ, अगर ये वैल्यू सेम है दोनों का स्क्वायर का होता है प्लस में होता है, तो यानी मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करिए, इस साइन को इधर लेके जाइएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, और स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इसको लिखा जा सकता है, ये देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, ये अभी दोनों के साथ ही बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, 1 माइनस साइन, सॉरी ये प्लस है, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर जो रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, तो रूट से बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस साइन
एक्स बटे कॉस एक्स है, इसको स्प्लिट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब, सेक एक्स होती है, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है। ये आपको क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ देखिए आ रहा है कहीं पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, इंटू में नहीं आ रहा, ये सी वाला कोई आंसर सही है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु -5,1, 5,5 और 10 एम 10, एम संरेखीय, संरेखीय का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक ही रेखा पे है। ठीक है, यानी ये जो सारी वैल्यू हैं वो एक ही रेखा पे हैं। दो तरीके इनको लगाने के हैं। एक पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूट जाएंगे हमारे बाकी सवाल यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा है 5, -5,1 कह रहा है, यहाँ 5 कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है 10, एम कह रहा है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं। ये साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये संरेखीय है, एक ही रेखा में है। ठीक है, तो देखिए इनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। यानी इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। यानी इसकी और इसकी प्रवणता जब आप निकालेंगे तो दोनों की बराबर आएगी। वहां से भी निकाल सकते हैं। और चूंकि ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, तो इनको आप यहाँ बोलेंगे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करूँ, मैं क्षेत्रफल निकालने की बात करूँ तो 0 आएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों आपको तीनों, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू हो जाती है कौन सी, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बहुत सिंपल सा है। x1 x2 x3 आप प्लस में करते जाइए। अगर x1 है तो यहाँ पर y2 y3 होगा, 2 है तो 3 1 रहेगा, और 3 है तो 1 2 रहेगा। इतनी वैल्यू करनी है। और आपको पता है कि ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। बस आप ये सारा मान इसमें रख दीजिए, बराबर इसको 0 कर दीजिए, तो 1/2 उधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, -5 दी गई है। और y2 की वैल्यू कितनी है, फटाफट देखिए, y2 माइनस कितना है, y3 है ना, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, x2 की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, और उसके बाद में y3 माइनस y1 कह रहा है, y3 माइनस y1 कह रहा है, यानी कि हम -1 कह रहा है, -1 कह रहा है। चलिए अब यहाँ पर आप प्लस में क्या कर लेंगे, यहाँ पर x3 की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, और उसके बाद y1 माइनस y2 कह रहा है, y1 कितनी है, 1 है, y2 कितना है, 5 है, 1 माइनस 5। तो वैल्यू चेक कर लीजिएगा, x1 -5, x2 5, और ये 10। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें कभी कभी वैल्यू की ही गलतियाँ होती है, क्योंकि इतने नंबर्स रहते हैं ना, हम कहीं कहीं भूल करके दूसरे वाली वैल्यू रख देते हैं। तो दिमाग को एकदम शांत रख करके ये क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, चलिए इसे इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, अच्छा हम 25 माइनस में रहेगा और प्लस हो जाएगा 5m, प्लस 5m माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 10, और ये गुणे में हो जाएगा कितना, -4 हो जाएगा। चलिए -25 प्लस 10m हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -5 बराबर 0 में भी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, -5 और 10 चौक 40 होता है ना, -40 बराबर 0, जोड़ लीजिए, माइनस माइनस सब माइनस में तो समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही। तो यहाँ लिखेंगे 10m माइनस 25 5 30 और 40 70 होता है, बराबर 0, यानी कि 10m बराबर आ जाएगा 70। तो यानी कि m की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना जाएगा, 70/10, यानी m बराबर आ जाएगा ये 7। ठीक है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, यही आंसर, सॉरी ये नहीं है, ये रहा 7 है। ठीक है, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, 7 यहाँ देखा मैंने फटाक से, कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अगर 21 वाले का क्या होगा, 20 सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको फटाक से, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए नाभि 0
नहीं भी है, वो पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा। जरूरी नहीं कि वो एक संरेखीय का, संरेखीय नहीं होते तो क्या होता, आप कोऑर्डिनेट से इनका क्या निकाल सकते थे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी दिया क्या हुआ, जो दिया है आपको उसको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्या दिया भाई साहब इन्होंने, 100 पाई दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं। उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी ये जो वृत्त बना देता हूँ मैं, आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ मैं। एक वृत्त है यहाँ पर, एक यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब केंद्र है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 100 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई साहब कि उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। यानी ये जो दूरी है यहाँ से वो 6 सेंटीमीटर है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं। अब इसकी हमें क्या बतानी है भाई साहब, जीवा की लंबाई बतानी है। ध्यान रखिएगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अगर ये जो अगर इतनी लंबाई पता चल जाए हमें, आधी ही पता चल जाए हमें, तो हम क्या कर देंगे, उसको गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी पता चल जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ मिला देते हैं। अब मिल नहीं पाया ठीक से, ठीक है, ये इसको मिला दे रहे हैं, क्रेजी कर देते हैं यार हम इसको। फिर मिलाने की बात है तो हम बढ़िया से मिलाते हैं। यहाँ से इसको हमने मिला दिया। चलिए ठीक है, अगर केंद्र से हमने परिधि को मिलाया तो ये त्रिज्या आर हो गई। अब ये 6 है, ये पता भी नहीं हमें, और ये आर मान लिया हमने। अगर अब हमें इसको निकालना है क्या, ये वाला, पहले आर तो निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। आर बराबर कितना आ जाएगा, 10। 10 आएगा ना, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब हमें पता चल गया आर बराबर कितना हो गया भाई साहब, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो फटाक से, यहाँ 90 डिग्री कोण बना हुआ है। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं बात करूँ, इसको हम कुछ मान लें, इसको मान लेते हैं, चलो बेस मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इसको, बी। ठीक है, तो बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो, कर्ण के यानी आर के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घट जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर घट जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 36। बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 36 घटाओ तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आएगी। यानी ये अगर 8 आ गया तो ये भी 8 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 बराबर 16, या 8 गुणे 2 कर लीजिए। तो यानी कि आपकी जीवा की लंबाई कितनी आ गई भाई साहब, 16 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ जो सॉरी ये आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर में से ही घटेगा, लंब का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर घटा दिया मैंने, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट आ जाते हैं भाई साहब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी रेज कर देते, नहीं समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपको, ये भी रेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए कह रहा भाई साहब कॉट 45 प्लस थीटा इंटू कॉट 45 माइनस थीटा की वैल्यू आप बताइए। हालांकि कॉट का फॉर्मूला भी होता है बच्चों, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और कॉट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अधिकतर हमें याद नहीं रहता है ये फॉर्मूला। हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, टैन का फॉर्मूला जानते हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये होता है। अच्छे से लिख देते हैं इसको, यार नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोग को ना, तो कोई यार इसको अच्छे से लिखते हैं। चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है टैन ए प्लस टैन
बी बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan A माइनस tan B, यहाँ माइनस लग जाएगा और नीचे प्लस हो जाता है, प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये भैया फॉर्मूला होता है। इस कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आइए चेंज करके बताते हैं आपको कैसे चेंज होगा। बटे नीचे कर दीजिए, बस एक बटे में कर दीजिए इसको। यहाँ 1/tan 45 प्लस थीटा हो जाएगा और इंटू 1/tan 45 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए भैया, अब कहने का मतलब है कि इन tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा को गुणा करा दें आपस में, तो देखो एक एक गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा ऊपर। अब इनका क्या होगा भाई साहब, देखिए इनका होगा 1 tan 45 प्लस tan थीटा बटे में आ जाएगा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। ठीक है, फिर गुणे में कर लीजिए भाई साहब इनको, इसमें लगा दीजिए a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो क्या लगेगा, tan 45 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। चलिए अब फटाफट लगाइए इसको, एक बटे में यहाँ कर दीजिए 1। अब tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, 1 प्लस tan थीटा कर दीजिए इसको बटे 1 माइनस tan 45 का मान एक ही होता है तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये पूरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा यहाँ है, 1 माइनस tan थीटा यहाँ है, 1 माइनस tan थीटा यहाँ है। ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया, कट पिट करके 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। एक आ रहा है कहीं पर, हाँ आ रहा है भैया, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कुछ करना नहीं था इसमें आपको, इस क्वेश्चन का ये अगर मान लीजिए ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉर्ड का ही फॉर्मूला होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। बट थोड़ा tan का जल्दी याद होता है ना, a प्लस बी है तो ऊपर a प्लस बी लिख दिया हमने और नीचे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। औसत पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो पड़ी हुई है, बहुत मस्त वीडियो है एकदम। ठीक है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा तो औसत की डाउट ही खत्म हो जाएगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत पूछ रहा है। अब 3 के प्रथम 9 गुणज पूछ रहा है भाई साहब, पहला तो 3 ही होगा, दूसरा क्या होगा 6 होगा, दूसरा उसके बाद में ऐसे बढ़ते चलाइए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 12 15, उसके बाद क्या होगा 18 21 24 27, कितने हो गए भाई साहब, ये 27 तक होंगे ना, 3 9 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका औसत निकालना है। तो औसत का एक फार्मूला होता है, ये कुल संख्या बटे कुल संख्या का योग बटे क्या कर दीजिए आप, कुल संख्या कर दीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ करके कितनी संख्या है टोटल, इन सबको जोड़िए और बटे में कुल संख्या कितनी है, ये 9 है तो 9 से भाग कर दीजिएगा। अब ये बड़ा समस्या फंस जाती है इनको जोड़ करके भाग देने वाली, तो कुछ मत करिए, हमने आपको एक और फार्मूला बताया शॉर्ट ट्रिक। अगर इन दोनों के बीच का गैप सेम हो, मतलब 3 का गैप यहाँ पे है, 3 का यहाँ पर भी है, 3 का सब में 3 का गैप है ना, तो अगर इनके बीच का गैप सेम हो, ठीक है, और इनका आपको प्रथम पद और आखिरी पद पता हो, तो इनका औसत निकालने का फार्मूला होता है a प्लस यल बाई 2। ए आपका है प्रथम पद और यल आपका है अंतिम पद। आप फटाफट इसी में उठा के रखिए, प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 27 है, बटे 2 कर दीजिए, यानी 30 बटे 2 बराबर 15। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप हमारी वीडियो देखिए तो उसको फटाफट कर लेंगे, ये आपका सही है। ठीक है, नहीं देखा तो फटाफट जाइए चैनल पर और वीडियो देखिए औसत का, समझ में आ गया ना ये। बाकी नहीं करना चाहते तो उसको जोड़िए इतना, अगर फॉर्मूला पता है तो फटाफट लगा लेंगे आप। a प्लस यल बाई 2 लगता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है, बट इसमें कंडीशन भी है। जैसे आपकी गाड़ी में कंडीशन होती है ना, पेट्रोल डालने पे ही चलेगी, तेल डालने पे, वो क्या कहते हैं पानी डालने पे थोड़ी चलती है।
तो इसी तरीके से कंडीशन ये है कि दो सब जितने भी संख्याएं हैं सब में जो गैप हो बराबर होना चाहिए। देखिए सब में गैप 3 3 का ही तो है। इरेज करते हैं इसको फटाफट। चलिए 15 इसका आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1+(x/y)+(-1) तो ये थोड़ा प्लस में बीच में है, थोड़ा मैं भी डाउट में आ गया। अच्छा यही होता है ना कि इतना इजी क्वेश्चन मिल जाता है ना, तब सोचता अरे यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया बताइए, और इसी में हम गलत करके आते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना। कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होता है, गलत होता है। कॉन्फिडेंट सही है बट ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है, कभी कभी हमें लेट होता है। हमें लगा यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया। 1+ है, यहाँ बड्डे के बीच में प्लस लगाया गया है। 1+ नहीं x/y-1 है, और बट्टे में क्या है ये भाई साहब 1 - x/y। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1+ ऐसे रहने दीजिए, इस दोनों में लासा ले लेते हैं, क्या आएगा y आएगा ना। तो ये आ जाएगा x - y/y, और यहाँ क्या आ जाएगा y - x/y। y से y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा भाई साहब, आंसर मतलब आगे का जो प्रोसीजर है x - y आ गया बटे y - x आ गया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा यार ये देखो ये तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये सेम चीज़ है, बस इसमें क्या किया गया है माइनस का हेर फेर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, क्या करते हैं 1+(x - y) है, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x - y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट गई, और ये प्लस माइनस क्या हो गया 1 - 1 बराबर 0। ये 0 आपका आगे भी नहीं आ गया। बट इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि जो आपको लासा निकालने आना चाहिए, जैसे आपको x/y था -1 है, इसको मैं डायरेक्टली गुणा कराया, मैंने लिख दिया x - y बटे y। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बटे में y लिखिए, फिर y कैंसिल, x आ जाएगा -1/x y यहाँ y आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेंथी प्रोसेस करना हमें क्यों लिया, हम कंपटीशन में बैठे हैं थोड़ा सा, हालांकि कंपटीशन के हिसाब से आप तक तो पेपर भी छिन गया होता, बट यहाँ हमने कहा नहीं हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ते हैं, तो अगले 25 क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम भी एनर्जी ले लेते हैं, तो अगले 25 क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में डाल देते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी आप इस पर ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर लीजिए, लाइक वाइक मन करे तो कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है इसमें छोटे से रबड़ को मिटाने में। बाकी तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।